स्टार्ट करते हैं। चलो माय डियर, ओ माय डियर, प्लीज लुक एट हियर। ठीक है, डे 6 अकाउंट्स, लेक्चर नंबर 10, एनपीओ पार्ट 1, डे 6 लेक्चर नंबर 10। बेटा उसके कान में घास सेट डालो बेटा, ज्यादा सुनता है। घास सेट से काम ना तो पेट्रोल या डीजल से भी काम चला सकते हैं। हाँ तो तेल डाल। Now we have to pay attention towards NPO because NPO एक important और crucial topic होता है समझने के लिए और करने के लिए। बट अगर आपके इसके बेसिक्स क्लियर है तो आपको सम करने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। Now pay attention. NPO और बाकी के बिजनेस में क्या फर्क होता है, सबसे पहले वो समझ के लेते हैं कि जो NPO होता है, NPO मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी इस कंपनी का मकसद या इस कंपनी या कंसर्न या फर्म का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता है। इसका मेन मकसद होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? सर्विस। लेकिन जब कोई सर्विस प्रोवाइड, और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो जो प्रॉफिट कमाता है वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो प्रॉफिट नहीं कमाता, जो सर्विस मोटिव से काम करता है, उसको क्या क्या बनाना पड़ता है? उसे बनाना पड़ता है रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। पूरे साल भर वो क्या बनाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। और जब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के अकाउंटेंट को दे देगा तो अकाउंटेंट उसी की मदद से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करता है। समझा? तो यहाँ पे दो अलग अलग मोटिव है। अब इन्वेस्टमेंट का मोटिव देखते हैं। बाकी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा बिजनेस में डाला गया उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल। बट एनपीओ में उससे कहा जाता है कैपिटल फंड, क्योंकि आप पैसा खुद से नहीं डालते हो, पैसा कलेक्ट करके डालते हो। आपका यहाँ पर मेन मकसद क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जिसका मेन मकसद है लोगों को सर्विस देना। तो लोगों को सर्विस देने के लिए आप फंड कलेक्ट करते हो। क्या कलेक्ट करते हो? फंड। आपका जेब में से आप पैसा डालते हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका मेन मकसद यहाँ पर क्या है? लोगों को सर्विस देना। तो यहाँ पे जो भी पैसा आपने उस बिजनेस में डाला होगा वो पैसा उसको कहलाया जाएगा कैपिटल फंड। क्लियर है क्या? बात करते हैं रिसिप्ट और पेमेंट। जैसे हमने बात की कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं? पूरा साल भर जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, एनजीओ है, एनपीओ है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, वो साल भर क्या करता है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाता है। इस रिसिप्ट और पेमेंट को सिंपल भाषा में कहा जाता है कैश बुक। क्या कहा जाता है? कैश बुक। अब रिसिप्ट पेमेंट के अंदर दो साइड होते हैं। कितने साइड होता है सर? दो, रिसिप्ट और पेमेंट। तो पूरे साल भर एनजीओ को कहा जाता है, एनपीओ को कहा जाता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि आपको जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ डालना है? रिसिप्ट में। पैसा कितना भी आएगा, जहां भी पैसा आएगा वो सब कहाँ डालना है? रिसिप्ट में। और जब आप पैसा दोगे, किसी को पेमेंट दोगे, कितना भी खर्चा करोगे, 1 रुपया भी खर्चा किया तो वो पेमेंट साइड में आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो दो चीजें, रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट में पैसा आने का हिसाब रखा जाएगा और पेमेंट में पैसा जाने का। दो अकाउंट आपको यहाँ पे, दो साइड आपको मेंटेन करना, रिसिप्ट और पेमेंट। समझा? हाँ ना? अपनी नैनो से देख रहे हो तुम लोग कि बाजू वाले के नैनो से देख रहे हो? हाँ नहीं ना? इधर इधर पूरा कंसंट्रेशन इधर। रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट में क्या आएगा? पैसा आया। अभी नॉर्मली किसी भी एनजीओ के अंदर पैसा कहां से आता है? तो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है मेंबरशिप। क्या होता है? मेंबरशिप। इस मेंबरशिप को
सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन भी कहा जाता है। मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर कोई स्कूल कॉलेज चलाता है तो उसको ट्यूशन फीस का नाम देगा। वो किसका नाम देगा? ट्यूशन फीस। कोई जिम चला रहा है तो उसको मेंबरशिप बोलेगा। हॉस्पिटल चला रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या मेंबरशिप लेनी पड़ती है फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। लाइब्रेरी ले आ रहेगा तो सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो आप किस टाइप का बिजनेस करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होने वाला है। क्लियर है? अब अपने पेमेंट क्या, पेमेंट आप कहाँ करते हो? रेंट में करते हो, सैलरी में करते हो, एक्सपेंसेस में करते हो, है ना, इंश्योरेंस पे करते हो। तो जो भी आपने खर्चा पे किया है वो सब कहाँ लिखोगे? पेमेंट साइड। चाहे वो सैलरी, तो सैलरी बाय में आएगा, बाय रेंट आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप यहाँ पर मेंटेन करते हो और एट द लास्ट आपको मिलता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इट इज नथिंग बट अ कैश बैलेंस। कौन सा बैलेंस? पक्का? तो आप कौन सा अकाउंट बनाते हो सर? आप बनाते हो रिसिप्ट और पेमेंट। जब कोई भी एनजीओ पूरा साल भर क्या बनाता है? रिसिप्ट और पेमेंट, कैश बुक, पैसा आने और जाने का हिसाब किताब रखता है। और रखने के बाद जब वो पूरा साल खत्म होने के बाद वो किसको देगा? वो किताब अकाउंट को देगा। तो अकाउंटेंट क्या करेगा? उसका रिसिप्ट और पेमेंट बनाएगा, सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ज्यादातर क्या दिया जाता है सर? रिसिप्ट और पेमेंट। और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आप क्या बनाओगे? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अकाउंटेंट क्या करता है? जितने भी रिसिप्ट वाले आइटम्स है उसको क्या करता है? वो कहां डालता है? इनकम साइड। और जितने भी पेमेंट वाले आइटम्स है उसको कहां पे डालता है? वो एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम्स। किसको छोड़कर सर? बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर बाकी की सारी चीजें क्या रहेगी? सेम। सब रिसिप्ट वाला किधर चला जाएगा? इनकम साइड। सारा पेमेंट किधर चला जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। रिसिप्ट वाला साइड इनकम, पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़कर। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश इन, कैश एट बैंक जैसे आइटम्स को छोड़कर, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स को छोड़ के बाकी का रिसिप्ट और पेमेंट को इजीली इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है क्या? बात समझ में आता है? अब सबसे बड़ा सवाल आता है ये बनाने का क्यों? जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन ये धंधा करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। ये बिजनेस करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं। तो ये क्या करेंगे? इनका जो भी पैसा बचा कुचा रहता है वो क्या 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 कहलाएगा? सरप्लस। या तो सरप्लस कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? डेफिशिट। या तो सरप्लस कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा? डेफिशिट कहलाएगा। क्लियर है क्या? सरप्लस या फिर डेफिशिट, दो चीजें समझ में आ गई? क्या इसमें कोई डाउट है? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन, है ना। सबके दिल की धड़कने कहां आकर थम जाती है? सब्सक्रिप्शन पे। तुम लोग इतना हेडेक ले लेते हो और यार सब्सक्रिप्शन आ गया मतलब मैं तो गया। तो ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको तीन चीजें समझनी है खाली। कितनी चीजें? तीन। पहला, किसी भी क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर कौन सा, पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। कोई भी चीज है वो आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है? प्लस। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। करंट ईयर पे फोकस करना है। आप फाइनल अकाउंट करोगे, आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजर्व, कुछ भी चैप्टर उठाओ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। एडवांस क्या होता है? माइनस। इस एडवांस को हम प्री रिसीव्ड कहते हैं या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन ना समझो, मेंबरशिप भी हो सकता है ना। तो कुछ भी होगा तो सब इनकम साइड वाले आइटम्स है। तो यहाँ पे करना क्या है?
अगर जैसे हमने प्लस किया तो पिछले साल का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट ईयर तो आया ही नहीं, इसको तो अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो साल आया ही नहीं उस पर एडवांस कैसे रिसीव करोगे। हाँ ये हो सकता है कि करंट ईयर में आप नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव करते हो। तो फिलहाल ये चार चीजों पे क्या करना है, फोकस करना है। वापस बोल रहा हूँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, करंट ईयर का एडवांस माइनस, करंट ईयर का प्लस, करंट ईयर का माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। पक्का है ना। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इनकम साइड में जाने लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, पक्का। उसके अलावा बोलो, सब्सक्रिप्शन लिखा, उसका इनकम का इसका अमाउंट कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में। कहाँ लिखोगे, इनर। अब आपको कितने ऐड दिख रहे बेटा, दो ऐड दिख रहे। या फिर हम लोग ऐसा भी याद कर सकते, तुमको मैंने कुछ याद कराया था, ए एल एल ए, याद आया, क्या याद आया, ए एल एल ए, एड लेस लेस एड, एड लेस लेस एड, याद आया, कुछ याद आया, अल्लाह। उसके अलावा दूसरा कोड वर्ड क्या दिया था, हाँ क्या 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 बोला, क्या, हाँ CCLL। भाई साहब सामने बुक है, थोड़ा सा पन्ना पलट के भी बताओगे तो कम से कम ये रहता है कि हाँ क्लिक होता है। सब्सक्रिप्शन के टाइम पे पन्ना पलटा था तो वो कोडवर्ड तुरंत याद हो जाता है। मैंने इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी चैप्टर कराता हूँ तो हमेशा पहला 2-3 पेज सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन, ताकि उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करने बैठा है तो फर्स्ट 2-3 पेज पढ़ा तो उसको रिवीजन सब हो जाना चाहिए। हाँ, मिला कि नहीं मिला, किसी को मिला, हाँ बोल अभी क्या, नहीं आएगा तेरा, ऐसा तो बहुत निकलता आवाज, ठीक है। CCLL, हाँ वो इनकम साइड है कि एक्सपेंडिचर साइड है, पहले वो समझो। इनकम साइड है, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, CCLL, CCLL मतलब करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, है ना। करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, समझा। उसके बाद ALLA अल्लाह, CCLL अल्लाह, ALLA एड लेस लेस एड। उसके बाद क्या बताता, हाँ क्या क्या क्या, हाँ RA मतलब रिसीवेबल एडवांस, रिसीवेबल एडवांस, समझा। ये चार चीजें। सबसे पहले मैंने क्या बोला, वापस ध्यान दो, सीक्वेंस याद करो, एड लेस, एड लेस, है ना। वापस बोलो ध्यान से, जो पहले वो सीक्वेंस के हिसाब से करो, एड लेस लेस एड, ठीक है। प्रॉब्लम। उसके बाद करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, क्लियर हो गया। रिसीव्ड, रिसीवेबल एडवांस, रिसीवेबल एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन एडवांस, याद आया, है ना। तो जो चीजें मैंने यहां पर एक्सप्लेन की वही चीजें आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेगी। मैंने यहां पर क्या बताया था,
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, करंट ईयर का एडवांस माइनस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, करंट ईयर का एडवांस माइनस, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। ये जो रिसीवेबल है वो आउटस्टैंडिंग है बेटा, है ना, और एडवांस क्या होगा, लास्ट ईयर का प्लस। तो वही चीज मैंने बताया, चाहे आप ये फॉलो करो चाहे आप ये फॉलो करो, आपको आंसर यही रहने वाला है। याद करने के लिए CCLL, करंट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर, करंट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर। उसके अलावा अल्लाह ALLA, एड लेस लेस एड। उसके बाद रारा, रिसीवेबल एडवांस रिसीवेबल एडवांस रिसीवेबल एडवांस रिसीवेबल एडवांस। ठीक है, तो रिसीवेबल मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। मतलब ये दो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी सर, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। कहाँ मिलेगी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। और ये दो जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, करंट ईयर के इनकम रिसीव पेमेंट में या फिर एडजस्टमेंट में मिलेगा। समझा, है ना, पक्का, श्योर। और जब इसका सेकेंड इफेक्ट डालने की बात करेंगे तो करंट ईयर का ही सेकेंड इफेक्ट आएगा। और लाइफलाइन हमेशा आप फॉलो करो कि ये लाइफलाइन हमने फाइनल अकाउंट में भी किया था, डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सम करते तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, सम दिख रहा है, कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन ओनली। किससे रिलेटेड है, खाली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक है माय डियर्स, सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे देखो कौन सी तारीख दिया है सर, सन 2018 आपका साल खत्म हो रहा है, तो चालू कब होगा बेटा, 17 में। तो 17-18 आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। 17-18 आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। क्लियर है। अब 17-18 आपका करंट ईयर है, तो इसका मतलब 16-17 आपका कौन सा ईयर रहेगा, लास्ट ईयर। 17-18 करंट ईयर, 18-19 नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। तो जो करंट ईयर का अमाउंट है, कितना अमाउंट है बेटा, 80,000, उसको उठा के लिखो सब्सक्रिप्शन। हाउ मच, 80,000। करंट ईयर वाला अमाउंट अपने पहले लिख लिया। क्लियर है क्या, पक्का, है ना। उसके अलावा अब क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है। मान लो इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट करना है, तो जब एक ही एडजस्टमेंट करना होता है तो NIL, ये याद रखो। क्या याद रखो, NIL मतलब लास्ट ईयर का नो इफेक्ट, I वाला इनकम में, L वाला लाइबिलिटी में। तो जो 18-19 दिख रहा है, बताए कितना दिख रहा है, 18-19 3,500। ये 3,500 कहां पर जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का, 18-19, कितना अमाउंट, 3,500। प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूं, पिछले साल का कोई इफेक्ट आने वाला है क्या, नहीं। करंट ईयर का इनकम साइड, नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी साइड, करंट ईयर का इनकम साइड, नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी साइड। दो चीजें समझे। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, बेटा आउटस्टैंडिंग है कौन सी ईयर का, तो करंट ईयर का प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का, करंट ईयर का, कितना, 7,000। 80 + 7 कितना हुआ, 87। सर ये करंट ईयर है, इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। लाइफलाइन फॉलो करो, करंट ईयर का सेकेंड प्लस था कि माइनस था, प्लस। क्रेडिट साइड में क्या था, क्रेडिट साइड में क्या था, प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट, तो असेट साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना सर, 7,000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। तो ये सर 16-17 क्या है, लास्ट ईयर वॉज 2,000। अरे बेटा पिछले साल में कितना था, 2,000।
पिछले साल में कितना था? हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है? तो 2000 में से 1500 मिल गया, तो आज भी कितना बाकी है? 500। तो यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वापस से आएगा, बट इस बार 2016-17 के खाते में जाएगा। कितना? 500। कितना सर? 500। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000। इस बार कितना दिख रहा है? सिर्फ 1500। तो इसका मतलब आज भी कितना बाकी है? 500। आज भी कितना बाकी है? 500। 2000 में से 1500 गया तो बचा कितना? 500। 500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में क्या मिला? लास्ट ईयर में क्या मिला सर? एडवांस मिला। सर करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। लास्ट ईयर का एडवांस क्या आएगा? प्लस। तो ये वाला प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। प्लस क्या लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अरे हाँ है ना? लास्ट ईयर का एडवांस मिला, कितना मिला सर? 8000। पक्का? लास्ट ईयर का मिला ना बेटा, तो प्लस करो 96,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, करंट ईयर का 2 इफेक्ट आता है, लास्ट ईयर का। तो 96 कौन बोला? बैल। कब बोला रे 95? झूठ बोलता है। चलो हो गया इतना डिफिकल्टी? फिर से बोल रहा हूं, पहले किसको सॉल्व करने का? रिसिप्ट और पेमेंट को सॉल्व करने का। रिसिप्ट और पेमेंट कैसे सॉल्व करने का? 3 साल दिया है, उसमें से जो लास्ट ईयर है उसका नो इफेक्ट, करंट ईयर का इनकम साइड और नेक्स्ट ईयर का लायबिलिटी साइड। खत्म। सेकंड, जब नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद समझा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो क्या करेंगे? प्लस। प्लस किया, सेकंड इफेक्ट डाला असेट साइड। फिर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का, कौन सी ईयर का है? लास्ट। बट यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड बोला था क्या सर? इंक्लूडिंग वर्ड बोला था क्या? नहीं। इसका था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000। हमने देखा कि इस साल अपने को कितना मिल गया? 1500। तो आज भी कितना बाकी है? 500। तो ये 500 का सिर्फ क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग का असेट वाला इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट आएगा? असेट वाला। अरे समझा? वो 1500 मेरा इस साल का इनकम नहीं है, वो कौन से साल का इनकम है? लास्ट ईयर का। तो पिछले साल किसी का 2000 फीस बाकी था, उसमें से 1500 ला के दिया, तो आज भी कितना बाकी है? 500। वो 500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया, लेकिन कौन से ईयर में? लास्ट ईयर में। तो करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। करंट ईयर का एडवांस क्या होता है? माइनस। तो लास्ट ईयर का क्या होगा? प्लस। तो वही हमने यहाँ पर क्या किया? प्लस। सेकेंड इफेक्ट सिर्फ करंट ईयर का आता है, लास्ट ईयर का कोई भी सेकेंड इफेक्ट आने वाला नहीं है। देखो ये भी लास्ट ईयर था, एक ही इफेक्ट आया, ये भी लास्ट ईयर था, इसका भी कितना इफेक्ट आया? एक। खत्म। पक्का? समझा? इनकम साइड में कैसे इफेक्ट डालना, बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट डालना। वन मोर, जो ज्यादा दिक्कत है उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्या कहता है वापस एक देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1890 वाज 50,000। 18-19 में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला सर? 50,000। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st 18 वाज 10,000। 2018-19 बोला है, तो 19 एंडिंग होना चाहिए। 2019 क्या होना चाहिए? एंडिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे 18, तो इसका तो ये कौन से साल की बात कर रहा है? 17-18 की बात कर रहा है। कौन से साल की बात कर रहा है? पक्का? अरे ध्यान दो बेटा, 2018-19 मेरा क्या है? करंट ईयर। 2017-18 मेरा क्या है? लास्ट ईयर। और 2019-20 मेरा क्या है? नेक्स्ट ईयर है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 50,000, वो मेरे लिए क्या है? इनकम। क्या है मेरा? इनकम। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019, तारीख 20,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2018, 15,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2019 वाज 20,000। 4 अमाउंट दिया है।
You are required to show its presentation in income expenditure for the year ending 31st March 2019 and balance sheet is on that date. Now try to understand. कितने डेट दिया? 5 अमाउंट दिया. कितना अमाउंट दिया है? 5. 1 2 3 4 5. 5 अमाउंट दिया है. सबसे पहले आपका करंट ईयर का अमाउंट क्या बोलो? बाय सब्सक्रिप्शन है ना, 50,000. कितना सर? 50,000. पक्का? आपका करंट ईयर पहले आप आइडेंटिफाई करो. सर 2019 ये मेरा क्या है? करंट ईयर है. और ये भी 2019 मेरा क्या है? करंट ईयर है. तो ये मेरा क्या है? लास्ट ईयर. ये भी मेरा क्या है? लास्ट ईयर. क्लियर है? फिर मैंने आपको क्या बताया था? अब ये चारों चीजें बोला है तो एड लेस लेस एड. याद आया? एड लेस लेस एड. पक्का आया ना? उसके बाद करंट ईयर. करंट ईयर मतलब 31 मार्च 2019 करंट ईयर है. 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 CCLL था. CCLL करंट ईयर. करंट ईयर लास्ट ईयर 18. लास्ट ईयर 18. क्लियर है? एड लेस लेस एड. करंट ईयर लास्ट ईयर. क्लियर हो गया? उसके बाद क्या बताता? RARA रारा है ना. आर रिसीवेबल. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया है. सब्सक्रिप्शन एडवांस वर्ड दिया है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. सब्सक्रिप्शन एडवांस. क्लियर है? लास्ट ईयर का 10,000. लास्ट ईयर का 10,000. लास्ट ईयर का 10,000. अरे आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? आउटस्टैंडिंग. अरे आउटस्टैंडिंग कौन से साल का है? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है. करंट ईयर लास्ट ईयर. तो कितना आएगा बेटा? 10,000 माइनस में. नेक्स्ट लाइन. करंट ईयर का 20,000. करंट ईयर का 20,000. करंट ईयर का 20,000 प्लस या माइनस? प्लस. क्लियर है? नेक्स्ट लाइन. एडवांस. क्या बोला बेटा? एडवांस. करंट ईयर या लास्ट ईयर? लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर का एडवांस कितना आएगा सर? 15,000. यस और नो? और प्लस इधर प्लस. और लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव वापस से एडवांस बट करंट ईयर का 10,000. करंट ईयर का एडवांस 10,000. लेकिन ये क्या होना चाहिए? माइनस. दिख रहा है इधर? अरे चारों में फिट किया. चारों में फिट किया क्या? इसके अलावा इससे इजी मैं कभी बता ही नहीं सकता. मैंने बताया घर पे आके रिवीजन किया, हो जाएगा काम. 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70. 70 में से 10 गया 60. 60 में से 10 गया 50. 50 में से 15 ऐड करो. कितना हो गया? 65. दैट्स इट. इनकम एक्सपेंडिचर का इफेक्ट हो गया. अब बैलेंस शीट का इफेक्ट डालना है. बैलेंस शीट में मैंने क्या था? सिर्फ करंट ईयर का इफेक्ट आता है. किसका इफेक्ट आता है? करंट ईयर. तो करंट ईयर मतलब सिर्फ ये दोनों का इफेक्ट आएगा. क्रेडिट साइड में आपने क्या किया? प्लस. क्रेडिट साइड में क्या किया? प्लस. क्रेडिट साइड में प्लस का तो सेकंड इफेक्ट आएगा असेट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. हाउ मच? 20,000. और सेकंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. हाउ मच? खत्म. दैट्स इट. दैट्स द एंड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट. बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? कुछ करना नहीं है, खाली इतना ट्रीटमेंट करके छोड़ना है. पक्का? वापस से देखते हैं. ये होमवर्क वैसा प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन करके देता हूं. ये वाला शायद तुम लोग को अब भी करवाया मैंने. यस. नाउ कम टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं हम लोग. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ठीक है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में सिर्फ 4 चीजें याद रखने का. क्या? 4. पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग प्लस, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस ओ पी ओ सी, ओ पी ओ सी, ओ पी ओ सी, ओपनिंग स्टॉक परचेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक, समझा? ओपनिंग स्टॉक परचेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक परचेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक, परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, क्लियर है? पक्का? ये ओपनिंग स्टॉक आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाई देगा, ये परचेस आपको रिसिप्ट और पेमेंट में दिखाई देगा, पक्का? ये आउटस्टैंडिंग आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगा और ये भी आपको कहां पर दिखाई देगा? एडजस्टमेंट में। और जैसा कि हमारे जन्म से सिखाया गया है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बेटा लायबिलिटी साइड और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ है ना? चारों में कोई ट्रीटमेंट में डाउट? श्योर? कॉन्फिडेंस? स्टेशनरी का सम, ये स्टेशनरी में भी आता है या फिर कोई स्टॉक वगैरह का आइटम देगा तो भी उसमें यही तरीके का सम है, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिया जाएगा सर? ओपनिंग स्टॉक। क्या दिया जाएगा? रिसिप्ट पेमेंट में आपको परचेस दिखा है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, आउटस्टैंडिंग दिख रहा है प्लस, और स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब साल खत्म होने के बाद क्या करेंगे? माइनस, ठीक है? चलो फॉर्मेट यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है बेटा? 800। परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना है? 7000। आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 1500। तो टेक द टोटल अभी तक का 9300। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा? 1300, 8000। और जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया, दो इफेक्ट आएंगे। किसका दो इफेक्ट आएगा? आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? लायबिलिटी, है ना? तो इसको उठा के लायबिलिटी में लिख देना। क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, हाउ मच? और असेट साइड में क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग हाउ मच? 1300। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? हाँ दिया जाएगा क्वेश्चन में, जब भी दो तरीके की बैलेंस शीट दी जाएगी तो आपको वैसा ही करना है, ठीक है? पहला याद रखो, क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट दी जाएगी, एक बनानी पड़ती है। तो जो क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट दिया, एक बैलेंस शीट आपको दिया है ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरी हमको बनानी पड़ती है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो तो हर सब में बनाना पड़ता है मेजोरिटी, ठीक है? उसके अलावा रिसिप्ट पेमेंट में स्टेशनरी, कभी कभी ऐसा आइटम क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स के साथ आ जाता है। किसके साथ? या फिर मेडिसिन के साथ भी आ सकता है। किसके साथ? मेडिसिन के साथ। क्लियर है? तो ऐसा कुछ आ गया तो इसी तरीके से याद रखना है। याद कैसे रखना है? ओ पी ओ सी, एड लेस। ओ मतलब ओपनिंग स्टॉक, पी मतलब परचेज, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक। समझा? फिर आ जाओ डोनेशन, ठीक है? अब डोनेशन कितने तरीके के होते हैं जरा समझो।
डोनेशन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। पहला जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या बोला है? डोनेशन, आगे पीछे कोई वर्ड एडजस्ट किया नहीं है, इसको कहेंगे जनरल डोनेशन। बट अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे ऐसा लिखा है डोनेशन फॉर, डोनेशन फॉर बुक, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर XYZ, कुछ भी बोला है, समझ जाना वो क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन है। जो जनरल डोनेशन होता है वो आपके लिए क्या होता है? इनकम। क्या होता है? और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो होता है आपके लिए लायबिलिटी। ठीक है, डोनेशन मतलब दान। दान 2 तरीके का होता है, एक आप नॉर्मली दे देते हो, रसीद कटवा देते हो, वो जनरल डोनेशन है। क्या है वो? अपनी। लेकिन डोनेशन देते समय आपने कह दिया कि भाई ये ले 5,000 रुपया, इससे तू टाइल्स खरीद के आना, ये ले भाई 5,000 रुपया, इससे तू मूर्ति खरीद के आना। होता है ना, मंदिर की प्रापड़ा मंदिर बनाते या फिर गणपति वगैरह के पंडाल में देखा रहेगा, कोई रहता है बोलता है 11,000 रुपया देता हूँ मूर्ति के लिए। तो वो जो डोनेशन दे रहा है मूर्ति के लिए वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए क्या होना चाहिए? इस्तेमाल, इसलिए उसको लाइबिलिटी में जाता है। लेकिन जो घर घर चंदा मांगते हैं 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया एक है ना लेते हैं, तो वो उनके लिए क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उसमें भी कुछ लोग रहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रो वाले टाइप, कि 21 रुपया दे रहा हूँ गणपति जी का पहले दिन का प्रसाद के लिए, वो चंदा फाड़ण्याला बोलता है भाऊ आपण 21 रुपये देतोय, 21,000 रुपये नाही देत, पहले दिन का प्रसाद, महाभंडारा आएगा क्या 21 रुपये में? ऐसा मतलब सोचो ना, अमाउंट भी सोचो, 21 रुपया दे रहे हो और क्या फरमाइश क्या है? बोलते नहीं, मैं चाहता हूँ कि 21 रुपये सिर्फ और सिर्फ पहले दिन के प्रसाद में इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो चाहता है कि वो लाइबिलिटी में जाए, नहीं काय के लिए, अमाउंट तो देख। हाँ, वो चंदा लेना बोलता है, इस मंडल का जो अध्यक्ष है ना उसने 51,000 दिया है, तो भी उसने इतना नहीं बोला रहेगा जो 21 रुपया दे के इतना बोल रहा है। होता है कि नहीं? तो आपका डोनेशन किस पर्पस के लिए वो भी आपके लिए स्पेसिफाई होना चाहिए। आपने डोनेशन ले लिया लेकिन पता ही नहीं क्यों लिया है, जनरल डोनेशन इनकम माना जाएगा। लेकिन डोनेशन मिला है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस मिला है, सो उसको क्या माना जाएगा? लायबिलिटी में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? फिर आ जाओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइजेशन ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, कैपिटलाइजेशन ऑफ डोनेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ कुछ भी, किसी का भी बोला, किसी का भी कैपिटलाइजेशन बोला, कैपिटलाइजेशन के आगे वर्ड दिया रहेगा या फिर ऐसा दिया डैश कैपिटलाइज्ड, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, हाँ डोनेशन कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड। और वो कैपिटलाइज के आगे भी चाहे 10%, 20%, 50%, 100%, कुछ नहीं बता 100%, 10, 20, 50 ऐसा कुछ दिया तो इसके हिसाब से करोगे। लेकिन कैपिटलाइजेशन हमेशा लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम। और दूसरा इफेक्ट आता है एड टू कैपिटल फंड। बेटा नाम से ही पता चलना चाहिए कि वो कैपिटल फंड में जाएगा, नाम में ही है ना कैपिटल, समझा? एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एंट्रेंस फीस है 10,000, कितना है? 10,000। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। तो हम क्या करते हैं? लेस कैपिटलाइज्ड 10,000, बाहर क्या बचा? नील। इसको आपको क्या करना है? कैपिटल फंड में प्लस करना है। एंट्रेंस फीस अमाउंट दिया, उसमें 10,000 क्या करोगे? ऐड। तो कोई कोई टीचर है ना बहुत स्मार्ट होता है और वो सोचता है कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है,
100% कैपिटलाइज आया ना तो इनकम साइड में लिखता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं, बोलता है बेटा एंट्रेंस फीस क्या बोला 100% कैपिटलाइज, इसको सीधा कैपिटल फंड में ऐड करो, ठीक है, वो कर देता है। फिर नेक्स्ट सम में आता है डोनेशन फीस कैपिटलाइज 50%। अब डोनेशन इनकम में लिखा 50% कैपिटलाइज, अब 50% के दो, अब कैपिटलाइजेशन के कितने इफेक्ट हो गए 2, इसके पहले के सब में कितना है 1, अभी कितना है 2, बच्चा कंफ्यूज कि एक इफेक्ट डालने का कि 2 इफेक्ट डालने का। मैं हमेशा कहता कैपिटलाइजेशन के कितने इफेक्ट है 2, 100% बोले 50% बोले 20% बोले 25% बोलो, कितना भी बोलो, इनकम में डालो माइनस करो, उसके बाद सेकेंड इफेक्ट दिखाओ, क्या होगा 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन आपको 100% कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कैपिटलाइजेशन में कोई डाउट है? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। नाउ अदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कैपिटल फंड। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया जाएगा, कैपिटल फंड दिया जाएगा, हमेशा कैपिटल फंड दिया जाएगा। बट कभी कभी आपके साथ गेम अगर हो गया तो कैपिटल फंड नहीं भी दिया जाएगा। ये नॉर्मली कब होता है, एक आध सम आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में जहाँ पे कैपिटल फंड दिया ही नहीं है, आपको निकालना पड़ा है ना, तब आपके लिए ये चीज आती है, अदरवाइज ये तो पक्का ही है। अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दिया है, अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दिया है तो क्वेश्चन में दिए गए किसी भी इनकम और एक्सपेंडिचर की जानकारी के साथ अगर लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है तो NIL नील वाला फॉर्मूला लगेगा। नील मतलब कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है तो नो इफेक्ट, आई बोले तो इनकम इफेक्ट, एल बोले तो लायबिलिटी इफेक्ट। ये ज्यादातर इनकम के साथ ही होता है, जैसे सब्सक्रिप्शन, समझा, इसलिए NIL लिखा है मैंने। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो करंट ईयर वाला तो इनकम में आएगा, नेक्स्ट ईयर वाला लायबिलिटी में आएगा, तो लास्ट ईयर वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट में डालने का। कहाँ डालने का सर? क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर क्या निकालने वाले हैं, कैपिटल फंड। इसके चांसेस बहुत ही रेयर है, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो हम इस पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कहता है, ऑन 1st April 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 लाख, मतलब कंपनी के पास फर्नीचर कितने का है। प्रॉब्लम, ऑन 1st July एडिशनल फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 30,000। भाई साहब ने नया फर्नीचर खरीदा, एडिशनल फर्नीचर खरीदा कितने का, तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया, पक्का श्योर? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12% पर एनम, तो क्या चार्ज करना हमको, कितना परसेंट, 12। अब सवाल क्या आता है, क्या 1,30,000 पे डेप्रिशिएशन आएगा? नहीं। 1 लाख है, उस पे 12% आएगा, आ गया 1200, 12,000 की 1200, 12,000 है ना, है ना? नहीं समझा तो डिवाइड करके बताता हूँ, 0 0 0 0 कैंसल, आएगा 12,000, ठीक है। एडिशनल कितना है, कितना परसेंट, कभी खरीदा, तो जुलाई से लेके मार्च, जुलाई से लेके मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना, 9/12, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 12 क्या है, 9 3 27, पक्का। 12 और 2 14,700, डिप्रिसिएशन में आएगा 14,700, आएगा इधर 300, 115, 1,15,300, पक्का। सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन हाउ मच, दिक्कत है क्या, पक्का, क्या कोई डिफिकल्टी, 100%। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट कराने का मेन पर्पस क्या है कि आपको क्वेश्चन में अगर बड़ा कुछ आ गया तो टेंशन लेने की जरूरत आता है, अपने अपन को आता है ऐसा समझने का। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट का आपको साल क्या दिया है, साल, तो इसका था 2019-20 आपका कौन सा ईयर हो गया सर, तो बकायदा जहां पर भी आप सम करोगे वहां पे लिख देना 2019-20 आपका क्या माना जाएगा, पक्का है क्या। आगे अब क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो कैपिटल फंड की तो जरूरत है ही नहीं, सो ओपनिंग बैलेंस की भी कोई जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन 19-20 हमारा करंट ईयर है, 18-19 लास्ट ईयर है, ये मेरा नेक्स्ट ईयर है, तो याद होगा NIL, 18-19 का सेकेंड इफेक्ट कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पक्का। डोनेशन क्या बोला है, जर्नल, इनकम साइड, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन FD इनकम, पिकनिक रिसिप्ट इनकम। रेंट में भी 18-19 19-20 दिया है, 18-19 लास्ट ईयर है नहीं लिखेंगे, 19-20 करंट ईयर है, एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे। फिक्स डिपॉजिट असेट, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कौन से साल का है बेटा, क्या मेरा करंट ईयर है, नहीं, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस क्रेडिट डाउन असेट, ये करंट ईयर का है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर टिक मार्क आएगा, 60% इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज, टिक मार्क आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर टिक मार्क आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टिक मार्क आएगा, प्रॉब्लम है। अब पोस्टिंग करते हैं, लाइन से जाओ, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन कितना, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय डोनेशन, बाय, अच्छा वो लाइबिलिटी का लिखा क्या अपन ने, नहीं, क्योंकि बना ही नहीं रहे ना अपन। डोनेशन कितना है, टिकमार्क वगैरह कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस बाय, एंट्रेंस फीस कितना बोला है, टिकमार्क है क्या, इनर कॉलम में। बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना, टिकमार्क है क्या। नेक्स्ट, बाय पिकनिक रिसिप्ट, कोई दिक्कत। अब पेमेंट साइड आ जाओ, पेमेंट के सारे आइटम कहाँ आएंगे, एक्सपेंडिचर्स। पहला क्या दिया है, रेंट,
कितना दिया है? पहले वाला आएगा क्या? नहीं, सिर्फ क्या आएगा? 54,300। टिक मार्क है क्या? हाँ सर टिक मार्क है, इसलिए इनर कॉलम में। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एसेट नहीं आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस 8,000। इंश्योरेंस टिक मार्क है सर, इनर कॉलम में आएगा। टिक मार्क है तो इनर कॉलम में। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाउ मच? 6,000। पिकनिक एक्सपेंस, नेक्स्ट टिक मार्क है क्या? 20,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद बैलेंस क्रेडिट डाउन आया। ये बैलेंस शीट आइटम छोड़ के मैंने बताया था, खत्म। अब कितने कितने एडजस्टमेंट है टोटल? कौन कौन से? सबसे पहले दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस। आउटस्टैंडिंग हाउ मच? कितना बोला है? 7,000। 54 प्लस 7, 61,300। प्रॉब्लम? 60% entrance fees are to be capitalized. Capitalized plus या माइनस? माइनस। 60% कैपिटलाइज, निकाल के बताओ। 15,000। 60% मतलब 60/100। 0,000 कैंसिल, 15 छंग 90। 15 में से 9 गया, 6,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,20,000। आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। एंड लास्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड प्लस या माइनस? माइनस। तो 12 में से 1 गया, कितना बचेगा? सिर्फ 11। कोई दिक्कत? सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत है क्या बेटा? क्यों नहीं डालने की जरूरत है? क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीजें कर दी। क्योंकि बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला, तो क्यों बनाने का जरूरत? माय डियर, क्रेडिट साइड का टोटल करो। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना है बेटा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 1,20,000, 25, 1,45, 151, 171, 175, 800। वन 175 ना? हाँ, उसमें से पहले टोटल करने का। कभी भी पहले टोटल करो, बाद में माइनस करना। 61 प्लस 8, 69, 69, 70, 80, 86 और 94, 104, 104, 124, 137, 300। चेक कर भाई साहब, बराबर आ रहे क्या? डिफरेंस निकाल बेटा। 38,500 डिफरेंस निकाला। पहले क्रेडिट का टोटल, फिर डेबिट का टोटल। जो बड़ा रहेगा दोनों साइड लिखो, उसमें से छोटा वाला टोटल क्या करने का? माइनस। अब इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सरप्लस कैरिड डाउन। लेकिन इसके अलावा लिखना है इनकम एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। excess of income over expenditure। डिफिकल्टी?
अब तक इसमें हमने जो जो डिस्कस किया, आउटस्टैंडिंग डिस्कस किया वो भी आया, कैपिटलाइज डिस्कस किया वो भी आया, और प्रिपेयर्ड वाला तो आपको आउट पहले से ही पता है, ठीक है। उसके अलावा जो करंट ईयर लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा कि लास्ट ईयर का कोई इफेक्ट डाला नहीं जाता, वो भी इंपॉर्टेंट पता चला। करंट ईयर का ही सेकेंड सिर्फ इफेक्ट आता है, और जो करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स होते हैं उसी का कितना इफेक्ट आएगा सर? 2 इफेक्ट आएगा। डिफिकल्टी है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, इसमें कोई डाउट है? पक्का? फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले में कोई डाउट? नेक्स्ट वाले में हम लोग सम्स ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा कि पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ सम्स के बारे में डिस्कशन हो, ठीक है? पक्का? थॉट ऑफ द डे, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं कि भाई साहब का पेपर अच्छा ना जाए, इसको पढ़ने ना दिया जाए, है ना। वो बात अलग है कि तुम भी शायद, लेकिन भाई मोटिवेशन तो रखना पड़ेगा। मैंने अपने आप को चार्ज कैसे रखा अभी तक भाई? क्योंकि नॉर्मली अपने को मालूम है कि अपने को अगर टारगेट कंप्लीट किए तो उससे 3 चीजें मेरे साथ होगी। पहला, मेरा कमिटमेंट कंप्लीट होगा तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इंसान अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। दूसरा, तुमको लगेगा कि भाई 40 चैप्टर पढ़ना आसान है, कर सकते हो। और तीसरा कि अक्रॉस स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए कि भाई कर सकते हैं। प्लानिंग करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन, मैंने हमेशा बताया है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी प्लानिंग कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। अगर आपने उस प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर लिया तो इजीली यू कैन डू एनीथिंग, और इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। बस, इसके अलावा बाकी और कुछ है ही नहीं, ठीक है। डिफिकल्टी नेक्स्ट लेक्चर कौन सा अपना?